बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विशेष प्रस्तुति के अंदर मुलाकात करने जा रहे हैं मंदसौर के एक ऐसे अध्यापक से जो अपने अध्यापन के काम के साथ साथ सामाजिक दायित्व को भी बखूबी निभा रहे हैं। और अध्यापक होता ही वो है जो गुणी भी हो, ज्ञानी भी हो। जब खुद के पास गुण नहीं होंगे, खुद के पास ज्ञान नहीं होगा, तो आप शिक्षक बच्चों को क्या देंगे? बच्चे देश का भविष्य होते हैं और भविष्य के निर्माता शिक्षक होते हैं। बहुत पुरानी परंपरा रही है हमारी गुरु शिष्य की देश के अंदर। आज हम महेश त्रिवेदी जी से मुलाकात करने जा रहे हैं, जो इस वक्त हमारे डिजाइना स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। आप अध्यापन के साथ साथ बहुत सारे सामाजिक क्षेत्रों के अलावा संगीत के क्षेत्र में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। आपने शेर व शायरी लिखी है, आपने भजन लिखे हैं, आपने गीत लिखे हैं, सबसे बड़ी बात गाते भी आप खुद हैं। अपने ही स्वर से अपनी रचना को जीवंत करते हैं। सर, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। सर, जितना मैंने आपके बारे में जाना उससे तो मुझे लग रहा है कि आप के बारे में मैं जितना पूछूंगा शायद उतना कम होगा, मगर वक्त की हमारे पास थोड़ी कमी रहती है, तो मैं मुख्य मुख्य चीज आपसे पूछना चाहूंगा। सर, चूंकि अब आप बालागंज स्कूल के अंदर अध्यापन का काम करवा रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका अध्यापन कहाँ हुआ, कैसे हुआ, यानी कि आपके बचपन कैसे बीता? मेरा बचपन का जो अध्यापन है, स्कूली शिक्षा जो है वो स्थानीय मंदसौर में भी हुई है और ग्रामीण परिवेश में भी हुई। नज़दीकी गांव है, पिताजी वहां पर प्रधान अध्यापक रहे हैं, तो निसंदेह उनके साथ में मेरी तो ग्रामीण परिवेश में भी बहुत रहा हूं मैं। साथ में मंदसौर में मेरी स्कूल हायर स्कूल एजुकेशन हुई है और कॉलेज की जो पढ़ाई है वो भी लगभग मंदसौर में ही हुई है। मंदसौर में ही पढ़ा हूँ जी। और अभी तो मंदसौर की मिट्टी को अच्छी तरह से आप समझते हैं, बिल्कुल जानते हैं। तो फिर आप अध्यापन के क्षेत्र में आए कि आपको लाया गया? नहीं, अध्यापन के क्षेत्र में मेरी रुचि भी थी और मैंने जब वैकेंसी निकली तो मैंने भरा और हो गया चयन मेरा, और तब से मैं सेवा कर रहा हूँ शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये जो आपके अंदर संगीत का लिखने का जो बीज था, इसका अंकुरण कब हुआ? आपके पढ़ाई के दौरान हुआ कि पढ़ाने के दौरान हुआ? नहीं, स्नातक का समय था वो, जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे कुछ मित्र थे जो अखबारों में लिखते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप भी कुछ लिखा करो, तो कुछ लेख पढ़िए और वो थोड़ी प्रतिक्रिया दीजिए। तो मैंने नई दुनिया, दैनिक भास्कर जो पुराने अखबार है उनमें मैंने लिखना शुरू किया। तो जब प्रतिक्रिया छपी पत्र संपादक के नाम, तो बड़ा मजा आया कि अपना नाम छप रहा है। तो धीरे धीरे वो चीज एक मोटिवेशनल हो गई और मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो कौन सी विधा में आपने लिखना शुरू करा सबसे पहले? मैंने शुरू में तो कविताएं लिखी, व्यंग वगैरह भी लिखे, कविताएं भी लिखी, लेकिन बाद में चूंकि मेरा रुझान संगीत की तरफ भी था और मैं गाता भी हूँ, माँ सरस्वती ने सुर भी दिए गले में, तो मैंने गीत और भजनों की तरफ मेरा रुख मोड़ा। तो और आज मैं बहुत सारे गीत में लिख रहा हूँ और कई सारे गीत रिकॉर्ड भी हुए मेरे। जी, आपने गीत की बात करी तो कुछ गाने मेरे कानों में गूंजने लगे हैं, जो हम आमतौर पर सड़कों पर, ऑटो में सुनते रहते हैं। आपने सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ सरकारी योजनाओं को भी काफी आगे अपने गीतों के माध्यम से बढ़ाया, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। तो एक गीत मेरे कानों में गुजरा, मैं चाहता हूँ कि वो गीत आप हमारे दर्शकों को गुनगुना के बताएं। मैं बात कर रहा हूँ कचरा वाले। सबसे पहले आप भी समझ जाएंगे मैं किस गीत की बात कर रहा हूँ। बहुत परिचित गीत है आपके लिए। जी, मंदसौर की सड़कों पर बहुत गूंजा है और आसपास के भी कुछ शहरों के लिए मैंने गीत बनाए हैं। तो उस गीत की कुछ लाइनें मैं बताता हूँ आपको। घर साफ है अपना, बाहर भी साफ रखना, मंदसौर है अपना, बस ये ध्यान रखना, कूड़ा कचरा करना नहीं, गली मोड़ पर सड़कें गलियां रखना सही, जैसे अपना घर। अभियान स्वच्छता का हमें अपनाना, घर गली शहर साफ रखवाना, कूड़ा कचरा करना नहीं, गली मोड़ पर। बहुत खूब, बहुत खूब। वही मिठास, वही कचरा साफ करने की प्रवृत्ति आपकी आवाज से हम लोगों को सुनने को मिली थी और मैं सोचता हूँ इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। बिल्कुल, बहुत लोगों को मैंने गुनगुनाते हुए देखा है सड़कों पर इस गीत को, और अगर दो लाइनें भी अगर गुनगुनाते हैं तो उनको यही गा रहे हैं कि कूड़ा कचरा करना नहीं,
तो बहुत अच्छा लगता है जब उनके मेरी कानों में आवाज़ गूंजती थी, आते-जाते लोगों को ये गाना सुनता था मैं, जी, जी। और इसका प्रभाव तो पड़ा ही। कलाकार तो तालियों का और प्रशंसा का भूखा रहता है, जब आपको जी, ऐसी चीज़ सुनने को मिलती है, तो वो क्या प्रतिक्रिया होती है? आपको बहुत कैसा लगता है? मन में उल्लास पैदा होता है, जोश पैदा होता है, क्या कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर, और उसी की बदौलत है कि मैंने और भी कई सारी योजनाओं पर, शासन की योजनाओं पर गीत लिखे हैं। जैसे यहाँ पर कलेक्टर महोदय थे आदरणीय गौतम सिंह जी, जी। उन्होंने डेंगू अवेयरनेस पर, जब डेंगू बहुत चरम पर था चरम यहाँ पर पर, चल रहा था। उस समय मुझसे गीत लिखवाया था उन्होंने। और डॉक्टर केएल राठौर जी सीएचएमओ थे यहाँ पर, जी हाँ। तो उस समय का जो गीत है वो पूरा ऑल ओवर इंडिया में, भारत में चला है। और उसकी भी 2 लाइनें अगर आप बिल्कुल, चाहेंगे तो मैं सुना सकता बिल्कुल हूँ। प्रस्तुत करिए। बचना है डेंगू से, हो जा तैयार, करके सफाई तू कर दे प्रहार, 10 बजे 10 मिनट हर एक रविवार, मार मच्छर मार मच्छर मार मच्छर मार, मार मच्छर मार मच्छर मार मच्छर मार। एक छोटा सा अंतरा है उसका, देखिए कुछ जी। लाइनों में मुझे बताना था कि वो कहाँ क्या होता है। कूलर में, टायर में और साफ पानी में देता है अंडे मच्छर, गमले की थाली में, पंछी की प्याली में बढ़ता है लार्वा अक्सर, 7 दिन में होता है मच्छर तैयार, मार मच्छर मार मच्छर मार मच्छर मार। बहुत ही खूबसूरत गीत बना तो सर ये ये। शब्द कहाँ से लाते हैं जो लोगों के होठों पे आ जाता है और वो गुनगुनाने लग जाते हैं? बस ऐसी ये है क्या-क्या? कि सर जो चीज हमें जो लक्ष्य मिलता है, जी हाँ। उस लक्ष्य को बहुत गहराई से सोचना पड़ता है कि हम हमें करना क्या है, किन शब्दों का चयन वहां पर करना, और जो लिपिबद्ध हो रहा है वो तो माँ सरस्वती की कृपा है। मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कि कैसे ये शब्द लिपिबद्ध हो जाते हैं और सुर में पिरो जाते हैं। इसके जो कंपोजिशन भी मैंने ही जी, किया है जी। गीतों का अधिकतर। अच्छा, और अच्छा। उसके अलावा जैसे मतदान के ऊपर भी लिखा है मैंने। मैदान में आपने लिखा होगा, काफ़ी चर्चित हाँ, गाना रहा वो भी आपका। कोरोना का जब चला था तब एक गीत बहुत गूंजा था हाँ। मध्य प्रदेश के अंदर, और वो गीत था कि तो 2 लाइन इसकी भी हो जाए। एक फर्ज निभाना है, एक अलख जगाना है, हम सबको मिल करके कोरोना को भगाना है, एक फर्ज निभाना है, बिना मास्क लगाए जो अगर पास में आए वो, रोको टोको उसको, कहीं देर न हो जाए, उसको समझाना है, नियम बतलाना है, हम सबको मिल करके कोरोना को भगाना है, एक फर्ज निभाना है। बहुत खूब, बहुत खूब। सामाजिक क्षेत्र की आपकी ये जागरूक करने वाली पंक्तियाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक क्षमा जनाएँ, महफ़िल का आयोजन कर लें, मगर वो बिल्कुल, पॉसिबल नहीं है बिल्कुल, अभी। बिल्कुल। मगर वाक़ई में आपके जो ये जो आपके प्रिय जो गीत हैं, आपके जो शब्द हैं, ये वाक़ई में लोगों को गुनगुनाने पे मजबूर कर देते हैं। तो अब आप ये मुझे बताइए, सबसे पहले बात आप ये, अध्यापन का काम भी आपके पास है, बिल्कुल, आपकी रुचि भी आपके पास में है, जी, पारिवारिक दायित्व भी आपके पास में है, बिल्कुल। समावेश कैसे करते हैं समय का? ये सर मैं बच्चों को भी बताता हूँ कि 24 घंटे हमारे पास में हैं, और बस इस 24 घंटे का मैनेजमेंट हमें करना है, टाइम मैनेजमेंट है। इसके साथ में मैं अब नर्सरी भी, मेरे टेरेस गार्डन है, उस नर्सरी भी मैं करता हूँ, करीब 500 पौधे उसमें लगे और करीब 1000 पौधे में बाँट चुका हूँ। उनमें से कई अच्छा, ये प्रकृति प्रेमी भी हैं आप? बच्चों को बिल्कुल, अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। उसके लिए भी मैं समय देता हूँ। तो ये कुल मिला के मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है कि मैं घर के सारे दायित्व निभाने के बाद में मैं अपने जो मुख्य दायित्व है स्कूल शिक्षा का, मैं उसको निभाता हूँ और वहाँ पे बच्चों को प्रेरित करता हूँ, ये सब कुछ करने के लिए, नए काम करने के लिए। और साथ ही जब समय मिलता है तो नर्सरी का काम, जब मेरा घूमने-फिरने का जब शाम का समय होता है, सुबह का कुछ समय होता है, व्यायाम का समय होता है, उस समय मैं नर्सरी को भी देखता हूँ। उसके बाद में जब शाम को, रात को समय मिलता है, तो मेरा लेखन का काम चलता है। और आपकी इतनी सारी योग्यता देखकर बच्चे आपको क्या कहते हैं? क्योंकि हर टीचर बच्चे को ना कोई नाम रख देते हैं। हमने भी रखा अपने ज़माने में, आपने भी रखा होगा जी। अपने टीचरों का नाम, कुछ ना कुछ तो। तो आपकी इतनी खूबियों को देखते हुए बच्चे क्या कहते हैं पीठ पीछे आपके सामने नहीं? ये तो मैं नहीं बता सकता कि बच्चे मुझे क्या कहते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि मुझसे प्रेरित ज़रूर होते हैं। मेरे हर काम से प्रेरित होते हैं, हर बच्चा मुझसे खुश है। बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे मेरे पास आते हैं और हर प्रश्न और हर उनकी परेशानियाँ मुझे बताते हैं, और कई सारे प्रश्न पूछते हैं और जो मैं करता हूँ उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं,
कि कैसे किया जाए। तो उनकी उनकी स्कूलों में भी जैसे जो बच्चे कलाकार हैं, जो पेंटर्स हैं, जो अच्छी स्केचिंग करते हैं, जो अच्छा गाते हैं, मैंने उनके ग्रुप भी बना रखे हैं और उनको मोटिवेट किया है, मतलब कि उनको उस लेवल तक पहुँचाया कि उनको आगे बढ़े हों। और कुछ बच्चे आगे जा रहे हैं, अभी अपनी क्लासेस चलाते हैं और अर्निंग रोज़गार का साधन भी बना उनका इस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। अच्छा, अच्छा। जी। यानी रोज़गार प्राप्त करने लगे हैं आज की बिल्कुल, तारीख में, और रोज़गार प्राप्त भी कर रहे हैं, रोज़गार दे भी रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। दे भी रहे हैं। तो लगता है आपको कि सरकारी स्कूल के बच्चे भी आगे जा सकते हैं, सिर्फ़ उनको मोटिवेशन सही मिल जाए तो? बिल्कुल, बिल्कुल। आमतौर पे हमारे समाज के अंदर ये भ्रांति बोलूँगा मैं उसको, कि जब तक निजी स्कूल के अंदर बच्चा नहीं पढ़ेगा, वो आगे नहीं जा सकता। मगर हम ये पिछले कई सालों से उदाहरण देख रहे हैं कि हमारे स्कूलों का प्रतिशत भी, सरकारी स्कूलों का प्रतिशत भी, जो परीक्षा का परिणाम है, जी। उसका प्रतिशत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। अच्छी-अच्छी प्रतिभाएँ सामने निकल के आ रही हैं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खेल भी सरकारी स्कूल से निकले बच्चे नहीं कर रहे हैं। तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए आप जैसे अध्यापक और क्या कोशिश कर सकते हैं? बस कोशिश तो यही कि सर जब अपन बच्चों की क्लास में जाएँ, तो बच्चों से मित्रवत रहें और अपने अपने विषयों को बहुत अच्छी तरीके से निभाएँ। निष्पक्ष भाव से निभाएँ और जो बच्चे कमज़ोर बच्चे या जो बच्चों की जो परेशानियाँ हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से समझें। क्योंकि अगर हम क्या होता है केवल पढ़ा देते हैं और बच्चे काम नहीं कर पा रहे, किस कारण से काम नहीं कर पा रहे? अगर उनको अपन ढूँढते हैं, तो निस्संदेह कई सारी चीज़ें हमें मिलती है कि उनको अपन दूर करके बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ा सकते हैं, लगा देते हैं उनको और बच्चे पढ़ने लगते हैं। तो जैसा कहा मेरे जाता है कि बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, बिल्कुल, उनको जैसा ढाला जाए वैसे ढल जाते हैं। तो बिल्कुल, आप उस थीम पे काम करते हैं कि बच्चों को शुरू से ही अच्छे शेप में डाला जाए, बिल्कुल। अच्छा मार्गदर्शन मिले उनको। चलिए, आपके लिए, आपके इस काम के लिए बहुत-बहुत साधुवाद आपको। अब मैं आपको वापस आपकी रुचि की तरफ आता हूँ। आप शेरो शायरी भी बड़ी अच्छी लिखते हैं। जी, कुछ लिखे कितनी हैं, सच्चाई है इसमें? कुछ लिखे बिल्कुल लिखे हाँ, हैं। हाँ। बहुत सारे अ, लिखे हैं मैंने। तो उनका क्या रहता है, उनका थॉट क्या रहती है? किस विषय पे लिखते हैं? मौज़ू क्या है उनका? अ, थॉट तो ये है कि जैसे शेरो-शायरी का एक मेन सब्जेक्ट तो अपन श्रृंगार रस देखते ही हैं। शेरो शायरी अ, फेमस ही श्रृंगार रस के प्रेम लिए है, है। दर्द है, हाँ, तकलीफ़ें हैं, विरह लेकिन और प्रेम के लिए सबसे ज़्यादा जी, जी, जानी जाती हैं तो वो शेरो भी शायरी आती तो। हैं और साथ में ये माना जाए कि जो सामाजिक बुराइयाँ, जो सामाजिक छोटी-छोटी चीज़ें हम देखते हैं, हुँ, उनके ऊपर भी कई सारी चीज़ें कटाक्ष करती हैं, बिल्कुल कटाक्ष 2-2 कटाक्ष लाइन करती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल लिखी जा सकती है और लिखता हूँ मैं हाँ, और ये आप पढ़ते भी होंगे जी, बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ी सोशल बहुत रुचि मीडिया मेरे को पर। भी है, थोड़ी मैं भी तो समझ लेता हूँ उनको। बिल्कुल। तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि ये शेरो शायरी का जो प्रचलन है आज के दौर में कम क्यों होता जा रहा है? व्यस्तता। व्यस्तता है, बहुत ज़्यादा आदमी अब बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया, कुल मिला के उसकी अपनी परेशानियाँ भी हो सकती है, रोज़गार और की कमी और जो जीवन यापन करने के जो साधन हैं, उन चीज़ों से वो संघर्ष कर रहा है कुल मिला के। पढ़ने में भी क लोगों की रुचि नहीं कम कम हो गई, किताबें कम पढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया, मोबाइल ने इतने ज़्यादा समय लोगों का ले लिया, बच्चों का भी ले रहा है, कि वो बच्चे जो मतलब पढ़ना चाहिए किताबें उनको, वो नहीं कर पा रहे या जो नए क्रिएशंस जो होना चाहिए, बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। बस अपने मैं जीवन में, पारिवारिक जीवन में उलझे हुए हैं लोग। ये मेरा मानना प्रश्न एक था जो आपसे बाद में पूछूँगा, आपने मोबाइल की बात छेड़ दी, तो मोबाइल को आप ज़िंदगी में कितना उपयोगी मानते हैं, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? देखिए, अगर जो सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत उपयोगी है। लेकिन जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो उनका कोई क्रिएशन नहीं है उनका अपना, जैसे मैंने खुद अनुभव किया है कि जैसे मैं जो लिखता करता हूँ तो अखबारों में तो आई लेकिन अखबारों से ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पर मैंने डाला है उसको और इस तरीके से मैंने उसका उपयोग किया है। तो मैंने जब डाला तो मुझे मेरी पहचान बनी है उस क्षेत्र में, कि लोग मुझे जानने लगे कि और आज मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने, उसी वजह से। यानी मोबाइल व्यक्तित्व का विकास से ज़्यादा विनाश करता है। विनाश तो कर सीधे-सीधे रही हम है। 2 शब्दों में बोलें इसको बिल्कुल, तो। और अभी लोग जो जो रीलें बना रहे हैं, जो केवल देख रहे हैं, केवल 4-4 घंटे तक बैठे देख तो वो थोड़ा समय उनका सही नहीं है और वो चीज़ें अच्छी भी नहीं देख रहे, उनसे मानसिकता उनकी विक्षिप्त होती जा रही है। विक्षिप्त हो रही है, विकृत हो रही है, और बिल्कुल, अननेसेसरी के दिमाग में फिर फितूर चलते बिल्कुल, रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चूँकि हम बात कर रहे थे शेरो शायरी की, जी। तो कुछ ऐसा सुनाएँ कि मेरे साथ-साथ हमारे दर्शकों को भी थोड़ा आनंद आ जी, जाए, जी, जी, बिल्कुल, रोमानियत के बिल्कुल। माहौल में थोड़े से वो भी डूब जाएँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो कुछ शायर लिखे मैंने जी। उनमें से आपको सुना देता हूँ। ना दर्द, ना तकलीफ, ना कश्मकश अपनी बताता हूँ मैं। ना दर्द, ना तकलीफ, ना कश्मकश अपनी बताता हूँ मैं। कहाँ किसे मतलब है इनसे, इसीलिए बस मुस्कुराता हूँ मैं, इसीलिए बस मुस्कुराता हूँ मैं। ज़िंदगी का फलसफा बता रहे हैं आप। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, कोई ज़मीं तो कोई आसमाँ तलाशता है मुझ में, कोई ज़मीं तो कोई आसमाँ तलाशता है मुझ में, कोई मंज़िल तो कोई रास्ता तलाशता है मुझ में। दरिया सा बह निकलता हूँ मैं, हर कहीं, हर कभी। कोई कश्ती तो कोई साहिल तलाशता है मुझ में, कोई साहिल तलाशता है मुझ में। और कौन कहता है
कि पत्थरों के दिल नहीं होता? कौन कहता है कि पत्थरों के दिल नहीं होता है? ये बोलते नहीं इसलिए इन्हें समझना मुश्किल होता है। जाकर देख लो पास जरा इनके, जाकर देख लो पास जरा इनके, हर वक्त चोट करने का हुनर इन्हें हासिल होता है, हर वक्त चोट करने का हुनर इन्हें हासिल होता है। खुद को खुद में तलाश लें, इससे बेहतर क्या होगा? खुद को खुद में तलाश लें, इससे बेहतर क्या होगा? खुद से खुद को तराश लें, इससे बेहतर क्या होगा? इन दो पंक्तियों में जिंदगी का सार आ जाता है सर, कि खुद को खुद में तलाश लें। अपन दुनिया को तलाशते रहते हैं, उसको खोजते रहते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं खोज पाते हैं। और अगर तलाशने के बाद अगर अपने खुद को तराश ले अपन, तो जिंदगी बेहतर हो जाती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कस्तूरी मृग खुशबू के पीछे जिंदगी भर भागता रहता है, मगर मालूम पड़ता है कि उसकी नाभि में ही वो कस्तूरी जिसके पीछे वो पागल हो रहा था। वो चल रहा आज की आपाधापी वाली जिंदगी के अंदर, कि हम सुकून की तलाश में जो अपने पास सुकून के पल है उनको भी हम खो देते हैं। और कुछ श्रृंगार रस पे भी लिखी है। बिल्कुल, इरशाद क्या गया तो सुनाओगे? इरशाद इरशाद। अच्छा तो बिल्कुल। रूबरू होकर भी मुश्किल है रूबरू होना उनसे, रूबरू होकर भी मुश्किल है रूबरू होना उनसे, या वो हो जाए हमसे या हम हो जाए उनसे। रहना बेफिक्र होकर तुम अपने शहर में, रहना बेफिक्र होकर तुम अपने शहर में, मैं कहीं और आंसू बहाता रहूंगा। रहना बेफिक्र होकर तुम अपने शहर में, मैं कहीं और आंसू बहाता रहूंगा। नफरतें प्यार से थी या मुझसे थी, नफरतें प्यार से थी या मुझसे थी, बस ये पूछने आता रहूंगा, बस ये पूछने आता रहूंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो मुझे वो बताइए सर, आप अध्यापक भी हैं जी, आप कविता भी लिखते हैं, आप शेर व शायरी लिखते हैं, आप गाते हैं, आप कविताएं लिखते हैं। मैंने तो सुना था कि अपने फन में के अंदर पारंगत है, आप तो फनकार हो, सारे फन आपके पास में आ रहे हैं। तो इन सारे फनों को कैसे इकट्ठे करा आपने? ये सर मैं खुद भी नहीं समझ पाता हूँ। बस मैंने आपको बताया मेरा टाइम मैनेजमेंट है, और एक मन में लगन है, एक मन में इच्छा हुई कि मैं गाता हूँ तो मुझे भजन लिखना चाहिए, भजन से शुरुआत करूँ। तो मैंने भजनों से शुरुआत करी। शुरुआत आपकी भजनों से हुई है? बहुत सारे भजन मैंने लिखे हैं। अच्छा। और भजनों रिकॉर्ड भी हुए मेरे भजन। और उसके बाद में अब मैं कुछ गानों पे भी जा रहा हूँ, गीतों पे भी जा रहा हूँ। तो गीत भी मैंने लिखे हैं, गाने भी लिखे हैं मैंने, और भजन भी लिखे हैं आपने। तो थोड़ा सा हम माहौल को धार्मिक कर लेते हैं, एक कोई आपकी पसंद का भजन, बिल्कुल, जो हम सबके काम का हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 4 लाइनें उसकी भी हो जाएं। तो मैं सोचता हूँ 56 भोग का आनंद हमें यहाँ पे मिल रहा है आज पूरा। आज के इस हमारे इंटरव्यू के अंदर सारे स्वाद हमको मिल रहे हैं इसके अंदर जी, कोई भी स्वाद छूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल सर। तो भजन तो बहुत सारे रिकॉर्ड हुए हैं मेरे, लेकिन मैं इनमें से जो अच्छे भजन है, श्री राम का भजन मैंने लिखा था, जी, वो मैं सुनाना चाहूंगा आपको। गुणगान कर श्री राम का, जीवन सफल अब कीजिए। गुणगान कर श्री राम का, जीवन सफल अब कीजिए। पावन बहुत श्री राम का ये नाम सुमिरन कीजिए। गुणगान कर श्री राम का, जीवन सफल अब कीजिए। जय जय राम श्री राम, श्री राम जय जय राम। हो भाव श्रद्धा कर हृदय में, और छवि अपने नयन, कर निर्विकार ये आत्मा, और कर सरल अपना ये मन। श्री राम है आदर्श अपने, अनुसरण सब कीजिए। गुणगान कर श्री राम का, जीवन सफल अब कीजिए। एक अंतरा और बहुत खूबसूरत है इसका, मैं वो भी सुनाना चाहूंगा। स्वागत है। सारे जगत के मार्गदर्शक और गुरु श्री राम है। ये त्याग सेवा और दया के पतित पावन धाम है। सतमार्ग पर चलने का प्रण ये आज ही सब लीजिए।
गुणगान कर श्री राम का, जीवन सफल अब कीजिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अब हमने आपका ये फन भी देख लिया भजन का। बात करते हैं हम कविता की। जी कविता का एक दौर होता था हमारे देश के अंदर जब जी बड़ी बड़ी महफिलें सजती थी कविता की भी, बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते थे, मगर धीरे धीरे ये परंपरा भी खत्म होती जा रही है। अब तो जो सीनियर कवि वो भी कहने लगे हैं कि जो नए कवि आ रहे हैं वो कविता नहीं कविता लिख रहे हैं, कविता लिख रहे उसको हैं। कविता लिख रहे हैं वो। बिल्कुल। तो ये इतनी गिरावट का कारण क्या रहा? गिरावट का कारण तो ये है कि सर जो अच्छी चीजें हैं उनको सुनने और पढ़ने वाले लोग मुझे लगता है कम होते जा रहे हैं। पहली बात तो ये, क्योंकि बहुत अच्छी लिखने वाले, लेकिन उनको पता है कि हमारे पाठक ही कम श्रोता ही नहीं हमारे पास, कम पाठक हो ही नहीं रहे हमारे हैं। पास में। एक बात तो वो हो रही है, और दूसरा व्यवसायीकरण हो रहा है। हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, तो उसके और उसमें जो फिर वो ऊपर वाली कविता नहीं चलती है। आपने देखा हो कवि सम्मेलन में हम देखते हैं कि इतनी फोड़बाजी होती है, ज्यादा होने और लगी है। इस इतनी अश्लील भाषा का उपयोग हो जाता है कि हम मतलब कविता की आत्मा तो खत्म ही हो हाँ, गई है बिल्कुल, इसमें। बिल्कुल, कविता की आत्मा नज़र नहीं वही आती बात है हुई। उसके अंदर। बस व्यवसायीकरण है, तो वो इसीलिए थोड़ा-सा कविताओं का दौर कम होता जा रहा है। तो कविता लिखने के लिए एक्चुअली में क्या चीजें होती हैं जो एक कविता को कविता बनाती है? कविता तो ये सर, आप जीवन की जो सच्चाइयाँ हैं, वो चाहे अच्छाई हो, चाहे बुराई हो, उन विषयों का चयन करके और उनसे उसको लिपिबद्ध करना होता है सर। जी जी। वो कविता ही सार्थक हो सकती है कि वो कहीं कोई संदेश दे रही हो, लोगों के आत्मा तक उतर रही हो, आत्मा तक उतर रही तो वो कविता का जो पाठन हो। होता है, बिल्कुल। लेखन होता है, वो जी, सार्थक होता है। जी। बाकी तो कविता सब लिख ही रहे हैं और चल बिल्कुल, ही रहा है सब कविता में आजकल तो बिल्कुल। सारी चीजें चल रही हैं। तो आप ये बताएं सर आप हमको कि अभी तक की आपकी जो यात्रा है जी। इसमें आप अपने को कितना संतुष्ट मानते हैं? अभी अभी सफर अभी बाकी है आपका? देखिए, ये कला का जो क्षेत्र है, मुझे लगता है कि संतुष्ट वाली बात तो मैं महसूस नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अभी जी। लिखा बहुत कुछ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया अभी। तो अब यूँ समझ लो कि एक बूँद अभी हुआ है, एक बूँद तक ही पहुँचा हूँ मैं। समंदर है, लेखन या का क्षेत्र भी और संगीत का क्षेत्र भी। उस समंदर की एक बूँद तक पहुँचा हूँ मैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। यानी कुल मिला के आप अध्यापक होते हुए छात्र बने हुए हैं इस फील्ड के बिल्कुल, अंदर बिल्कुल। कि और सीखना है। जी, जी। अभी तो और मैं केजी के अंदर हूँ, फिर मुझे आगे जाना है, हायर सेकेंडरी जाना है, कॉलेज जी, जाना है, फिर बिल पीएचडी करना है, फिर बिल्कुल। वाला करना है, ये समझ में लगे हुए हैं आप अभी। लेकिन जी मैं सर दौड़ में शामिल नहीं हूँ। जी मैं तो एकदम जो प्रेरणा अपने को मिल रही है, जहाँ जो विषय मिल रहे हैं अपने को, जी जी उनको अपन लिखते जाएँ और समाज को देते जाएँ। जी, बहुत उनसे अच्छी बात उनको है ये अगर तो। प्रेरणा मिलती है तो अच्छी बात है। तो सामाजिक स्तर पर और सरकारी स्तर पर आपके इन प्रयासों को कितना सराहा गया है? कुछ ऐसे वाकया जो आपको याद हो, जो आप हमें हमारे साथ में बांटना चाहते हो? हाँ, अ, स्तर वाली बात तो ये है कि सर, ये है कि जब मैं जो योजना के बारे में लिखा है, तो सभी लोगों का मुझे प्रेम मिला है, स्नेह मिला है, और सामाजिक स्तर पे और सरकारी स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पे नहीं। सामाजिक स्तर पे भी सम्मान मिला सर। जहाँ जी पे मंच पे मैं जाता हूँ, जी। तो निस्संदेह वहाँ पर लोग उस चीज़ को, उसका मूल्यांकन करते हैं, और उसको उस स्वरूप में सम्मान भी मिलता है। हाँ हाँ। बराबर मूल्यांकन हुआ समाज में। लेकिन मैंने एक बात देखी है कि कुछ लोग 1 या 2 रचनाएँ करके वो मतलब सम्मान की अपेक्षा करते हैं, लेकिन मेरा क्या है, इसमें बहुत लंबे समय तक चलना पड़ता है, जी तब जी वो मूल्यांकन होता है। बरसों तक लोग मूल्यांकन करते हैं, तब जाके आप स्थापित हो पाते हैं। जी। मैं अभी की बात करूं, चूंकि मैं भी उस कार्यक्रम में उपस्थित था। अभी गौरव दिवस हमारा मंदसौर में 8 जनवरी को मनाया गया था। जी, जी। स्टेज पे आपने प्रस्तुति दी और मैं देख रहा था वहाँ पे दर्शक जो थे, जो हमारे अतिथि थे वहाँ पे बैठे हुए, जी, वो भी आपके गीतों को गुनगुना रहे थे। बिल्कुल। जनप्रतिनिधि थे, बड़े बड़े अधिकारी थे हमारे यहाँ पे, और जन सामान्य भी था वहाँ पे। बिल्कुल। तो कैसा महसूस हो रहा था आपको जब आप मंच से गा रहे थे और नीचे दर्शक दीर्घा में से आपके साथ मिला रहे थे वो? बहुत अच्छा लगता है सर, और ये लगता है कि अपना 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 जो लिखा है, जो बाहर दिया है सबको, मतलब वो अच्छा लगा सबको, वो उनके दिलों में उतरा है। इसीलिए गुनगुनाना। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं सर, अपन सुनते और एक आज सुनते कल भूल जाते हैं। जी, सही कह रहे हैं आप वो। मैंने आप बात इसलिए छेड़ी है क्योंकि मैं वहीं पे मौजूद था और जी, लोग जी। धीरे-धीरे करके जा रहे थे। जी, जी। और जब मंच पर आपका वो कचरा वाला गाना जी, जी। चला था तो लोग वापस अपनी सीटों पे बैठ गए थे आके और बिल्कुल, गीत बिल्कुल। गुनगुनाने लगे थे। बिल्कुल, इस बात से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था कि लोगों के अंदर आपके गीत, आपके शब्दों के प्रति कितनी समर्पण की भावना है कि आपका साथ मिलाने के लिए वो वापस कुर्सियों पे बैठ बिल्कुल गए आए थे। थे सर, और बहुत लंबा प्रोग्राम चला फिर उसके बाद तो आपका, हालाँकि उसके बाद मैं चला गया था। जी, जी। बाकी तो ये ऐसे प्रोग्राम में आपको कैसा लगता है जाना? बहुत अच्छा लगता है सर। और ये लगता है कि मुझे अपने को सम्मान मिल रहा है। जी। अगर अपने को वहाँ बुलाया गया है और अपन मंच पे हैं, तो यही लगता है कि हम वहाँ पर
ये अपना सम्मान है कि अपनों जो किया है उसका मूल्यांकन समाज ने किया है। तो सामाजिक क्षेत्र में अभी आपकी क्या योजना चल रही है, प्लानिंग क्या चल रही है, क्या करना चाहते हैं सामाजिक क्षेत्र में, संदेश देने के हिसाब से बात कर रहे हैं? सामाजिक क्षेत्र में अगर संदेश अगर देना चाहूँ तो यही है कि सभी लोग सकारात्मक कार्य करें और अपने जीवन के जो दिनचर्या है, जो अपने जीवन यापन के साधन है, उनसे अलग हटके कुछ कला के क्षेत्र में, कुछ सकारात्मक सामाजिक क्षेत्र में भी काम करें, तो जीवन और सुखद हो जाएगा। अब मैं सोचता हूँ कि आपका इस प्रोग्राम को देखने के बाद में कई लोग आपसे संपर्क करने की कोशिश कर सकते हैं, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। तो उनके लिए आप कितने मददगार साबित होंगे? बिल्कुल सर, मैं तैयार हूँ। मंदसौर के लिए तो कम से कम तैयार हूँ। बाहर के लिए? बाहर के लिए भी अगर ऐसा कुछ प्राथमिकता मंदसौर पे, प्राथमिकता मंदसौर तो होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। मेरा अपना है और यहाँ पर मैंने जो भी काम किया है, इसी मिट्टी में पले बड़े हुए हैं, जो कुछ सीखा आपने यहाँ की मिट्टी में सीखा, आपने यहाँ के लोगों के बीच में सीखा है आपने। जितनी भी योजनाओं के लिए गाने दिए सर, तो मैंने कभी उसके लिए कोई व्यक्तिगत रूप से बात नहीं की है। जैसे मुझे कहा कि ये काम करना है, सर तैयार हुआ और मैंने बिल्कुल लगन से काम किए। हमने कविता की बात करी थी, मगर शायद आपने अभी आपसे कविता नहीं सुनी हमने। जी, अच्छा। वो हिस्सा अधूरा रह जाएगा यदि हम आपकी कविता नहीं सुनेंगे तो कुछ ऐसी कविता जो समाज को व्यक्तिगत तौर पर कुछ प्रेरणा दे, कुछ जोश भर दे, कोई उत्साह भर दे, उमंग भर दे। बिल्कुल। तो सर एक कविता मैंने लिखी थी, वो मेरी माँ जब बिस्तर पे थी और जब वो बिल्कुल ऐसे थी कि मुझे उसको हाथ पकड़ के चलाना पड़ता था, तब मैंने उनको देख कर ये कविता लिखी थी। मैंने माँ को सचमुच बच्चा बनते देखा है, जीवन के इस खास नियम को सच्चा बनते देखा है। बचपन से यौवन फिर कैसे आता बचपन देखा है, दुनिया से लड़ने वाली माँ का कैसे घबराता मन देखा है। मंडराता था मैं कैसे आस पास ही उसके, आज वही पल याद आ गया जब पास खड़ा था उसके। आज मुझे वह नहीं छोड़ती पल पल गिनते देखा है, मैंने माँ को बच्चा बनते देखा है। कभी गोद कभी उंगली पकड़े रखती थी वो साथ सदा ही, मेरे दुख में अंतर मन से बहती थी वो साथ सदा ही। कैसे वह अब हाथ पकड़ती विचलित मन को देखा है, मैंने माँ को सचमुच बच्चा बनते देखा है। जिद पकड़े जब अपनी में बात सभी मनवाता था, बचपन की बात है कि जिद पकड़े जब अपनी में बात सभी मनवाता था, कष्ट उसे होता था कितना पता नहीं चल पाता था। बात उसे अब बस अपनी कहते मैंने देखा है, अब वो ऐसी कि वो अपनी बात कहती है कि ये करना है तो मुझे करना होता था, तो वही बात वापस आ जाती है। तो मैंने माँ को सचमुच बच्चा बनते देखा है। उड़ने को मन करता उसका, पर चलना भी मुश्किल हो जाता। कहने को कुछ होता मन पर, शब्द कहीं पर खो जाता। लज्जा की मूरत के तन से वस्त्र सिमटते देखा है, मैंने माँ को बच्चा बनते हुए देखा है। और आखिरी पैरा है इसका, क्षीण हुआ है तन निर्मल है मन, श्रीमती धुंधली धुंधली सी, रिश्ते नाते यादें विस्मत, बातें उथली तुतली सी। खुद को ही वह भूल गई और खुद से लड़ते देखा है, मैंने माँ को सचमुच बच्चा बनते देखा है। जीवन के इस खास नियम को सच्चा बनते देखा है। बचपन से यौवन फिर कैसे आता बचपन देखा है, दुनिया से लड़ने वाली माँ का कैसे घबराता है मन देखा है। आज भी आंसू आते हैं सर उस बात को याद करते हुए और सुनते हुए। आपने भावुक कर दिया है हमको, और मैं सोचता हूँ कि ये जो हमारा हिस्सा है इंटरव्यू का, बाकी सारे इंटरव्यू के ऊपर भारी पड़ेगा ये। जी बिल्कुल। और आपने माँ की बात करी है, माँ को समर्पित ये कविता है, तो आपने सबको माँ की याद दिला दी है। मैं सोचता हूँ माँ के बाद में कुछ बचता नहीं है। बिल्कुल। माँ के चरणों में, माँ की स्मृति में हम ये कार्यक्रम समर्पित करते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे छोटे से अनुरोध पर यहाँ आने का कष्ट करा, और हमारे साथ साथ हमारे दर्शकों को भी आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इतने अच्छे गीत सुनाए, इतने अच्छे शेरो शायरी सुनाई। हम आभारी हैं आपके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे स्टूडियो में बुलाकर मेरे बारे में बताया है सभी को। धन्यवाद।